नमस्कार दोस्तों, आज के Q&A वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब, जैसे कि इस समय आपको क्या लगता है कि निफ्टी की फेयर वैल्यू कितनी है, या अगर मान लीजिए मैंने किसी ऑप्शन को राइट किया और वो ऑप्शन जो है वर्थलेस एक्सपायर हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा। तो इसी तरह के काफ़ी सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस Q&A वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर। यहाँ पे पहला सवाल पूछा है गौतम शंकर जी ने। इन्होंने पूछा है कि हाउ टू प्रिडिक्ट और एनालाइज अ सडन डिप इन डे ट्रेडिंग, कैन वी नो थ्रू डेटा पॉइंट्स दैट मार्केट ट्रेंड विल बी चॉपी इन अ डे ट्रेडिंग सेटअप। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो है चॉपीनेस या मार्केट काफ़ी ज़्यादा जब वॉलेटाइल होती है, उसके कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले पता लगाने का एक सबसे आसान और सिंपल तरीका है वॉलेटिलिटी। आप वॉलेटिलिटी की सहायता से पता लगा सकते हैं कि इस समय मार्केट कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई भी बड़ा प्लेयर, मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्डर लेके आ जाता है, वहाँ पे बाय या सेल का, या कोई बड़ा प्लेयर डंप करना शुरू कर देता है स्टॉक को, या अपने डेरिवेटिव्स को, या अपनी डेरिवेटिव्स की पोजीशंस को, या बाय करना शुरू कर देता है। मतलब कुछ भी वहाँ पे संभव है। तो अगर जब भी कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चॉपीनेस देखने को मिलेगी, आपको मार्केट जो है वॉलेटाइल दिखेगी। और दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि आप इसका जो पता है केवल वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स से ही पता लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो आईवी होता है, आईवी इंडिकेटर तो नहीं है, मतलब उसको आप कैप्चर जब करेंगे तो आपका जो सिस्टम है, आईवी की वैल्यू के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, उसके बेसिस के ऊपर आप पता लगा सकते हैं। नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि किसी बड़े मूवमेंट से पहले आईवी के अंदर आपको हलचल देखने को मिलती है। लेकिन अगर नॉन डेरिवेटिव सेगमेंट का स्टॉक है, तो वहाँ पे आप वॉल्यूम की सहायता से भी पता लगा सकते हैं। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम के अंदर किसी बड़े मूव, या जिसको कह लीजिए वॉलेटिलिटी से पहले, आपको वॉल्यूम के अंदर कुछ हलचल देखने को मिलेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ सिचुएशन टू सिचुएशन निर्भर करता है, इसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो पूछा है वर्णमाला भास्कर जी ने। तो इन्होंने पूछा है कि सर, लास्ट फ्राइडे ट्रेड, हाउ डू यू एनालाइज लाइक फ्यूचर पोजीशन इज शॉर्ट पोजीशन इंस्टेड ऑफ हेजिंग, सिंस वी कांट गेट द कैश डेटा इन द लाइव मार्केट, हाउ डू यू एनालाइज इट बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स। भाई देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कोई हेजिंग की जाती है, वो किसी ओरिजिनल पोजीशन या कोई जो पोजीशन बन रही है, मतलब एक जो बेसिक पोजीशन बन रही है, बेस पोजीशन बन रही है, हेजिंग उसके अगेंस्ट की जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ कैश में कोई पोजीशन बना रहा हूँ, इसको मुझे हेज करना है, तो हेज करने के लिए कोई ना कोई एक बेस पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि अगर कैश सेगमेंट में भी सेलिंग हो रही है, और यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो तो बेस पोजीशन बनेगी नहीं, कैश की जो पोजीशंस है नॉर्मली उनको हेज किया जाता है, या फ्यूचर्स की कई बार पोजीशंस को ऑप्शंस के द्वारा हेज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ बेस पोजीशंस बन रही हैं या नहीं बन रही है। अगर बेस पोजीशंस नहीं बन रही, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी इस तरह का मूव होता है, वो बेसिकली शॉर्ट पोजीशंस या लॉन्ग पोजीशंस हो सकते हैं। मतलब वो हेजिंग के लिए नहीं किया जा रहा वो मूव, वो जो है एक ट्रेड पोजीशन ली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको ऑप्शंस की सहायता से भी पता लग जाएगा, ऑप्शन चेन देख के भी आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है, ये आपको जो मल्टीपल आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं, जैसे कैश सेगमेंट हो गया, फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, जब आप इन तीनों को मिला के देखेंगे, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पे कोई भी बेस पोजीशन नहीं बन रही, जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कोई बेस पोजीशन नहीं बन रही थी, वॉल्यूम भी जो थी वो बिलो एवरेज थी, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट किया जा रहा है फ्यूचर्स को, तो किस लिए किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका यही जो है कंक्लूजन होगा कि शॉर्ट पोजीशंस एक ट्रेडिंग पोजीशन बन रही है। और दोस्तों, इसके लिए आपको एक कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस करना ज़रूरी है। एक दिन अगर हम किसी डेटा को देखेंगे, तो वहाँ पे आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको रस्सी का सिरा पकड़ना ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे, आपको मालूम रहे कि इस समय मार्केट में क्या करने की कोशिश
की जा रही है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 के ऊपर। ये सवाल पूछा है दीपक मंडल जी ने। तो इनका सवाल है कि सर आई ओनली लाइक टू स्विंग ट्रेड इन कैश सेगमेंट विद हाईएस्ट सक्सेस रेट, व्हाट काइंड ऑफ डेटा एंड सेटअप शुड वन फॉलो, प्लीज एडवाइज वेदर फ्यूचर डेटा नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। भाई देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं कैश सेगमेंट में, अगर उसका फ्यूचर्स का डेटा या ऑप्शन चेन का डेटा अवेलेबल है, डेरिवेटिव सेगमेंट का स्टॉक है, तो डेफिनेटली मैं इसको सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास 3 या 5 सेटअप होने चाहिए जो सबसे ज़्यादा आपको रिलायबल लगते हैं। मैं अपने रिलायबल सेटअप्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं जो है सबसे पहला डेरिवेटिव्स है, उसके बाद दोस्तों दूसरा है प्राइस एक्शन, और तीसरा जो मैं हमेशा एनालिसिस करने के लिए एक डेटा पॉइंट देखता हूँ इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, वो है दोस्तों वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज का डेटा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके भी ये तीनों सेटअप सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं, तो आप यहाँ पे इन 3 के बेसिस पे जो है काफ़ी हाई सक्सेस रेट के साथ स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। 3 में से अगर 2 सेटअप आपको एक ही संकेत दे रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन डेरिवेटिव सेगमेंट का स्टॉक है तो वहाँ पे आप डेरिवेटिव सेगमेंट के डेटा के अलावा, मतलब उसको तो आप ले नहीं सकते क्योंकि वो नॉन डेरिवेटिव सेगमेंट का स्टॉक है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं फिबोनाची से या किसी और सेगमेंट या किसी और इंडिकेटर से जो आपको सबसे ज़्यादा रिलायबल लगता है। वहाँ पे काफ़ी दर्शक जो है नॉन डेरिवेटिव सेगमेंट के जो स्टॉक हैं उनके हिसाब से जो 5813 वाली टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मानी गई है। ये मेरे को फीडबैक मिला है बहुत सारे दर्शकों से, और मेरे हिसाब से भी ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है नॉन डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक्स के लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 के ऊपर, और ये सवाल पूछा है अपन आनंद जी ने। तो इनका सवाल है कि व्हेन देयर इज अ क्लैश ऑफ बुल्स एंड बियर शुड वी टेक साइड्स, इफ यस देन हाउ, एंड इज देयर अ वे टू आइडेंटिफाई एल्गो मूव्स। भाई देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त लड़ाई हो रही होती है, जैसा कल हमने देखा 10,500 के ऊपर हो रही थी, आज हमने देखा 10,600 के ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी साइड लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका पलड़ा भारी है। तो अगर आज की बात करें तो आज सुबह ऐसा लग रहा था कि बुल्स का पलड़ा भारी है सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन ये जो परिस्थिति है ये बदल गई और फिर मुझे लगा कि अब यहाँ पे बियर्स का पलड़ा भारी हो रहा है। एक्चुअली उनका पलड़ा भारी भी हो गया, लेकिन उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद चलती रही, और यहाँ पे अगर आप कोई भी साइड लेना चाहते हैं आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन जो है मार्केट को कंट्रोल करेगा। और आपका जो अगला सवाल है, इज देयर वे टू आइडेंटिफाई एल्गो मूव्स, जी नहीं, ये ऐसा कोई तरीका नहीं होता। तो यहाँ पे किसी स्टॉक या इंडेक्स को अगर मान लीजिए एक टाइट रेंज के अंदर रखा जाता है या वहाँ पे आप देखेंगे किसी लेवल के ऊपर आके बाइंग प्रेशर बनता है या सेलिंग प्रेशर बनता है, तो नॉर्मली वो एल्गो के मूव्स होते हैं। अगर आप रेगुलरली देखते रहेंगे तो आप वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो है जान जाएंगे कि ये एल्गो मूव्स हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं होता जहां से आप पता कर सकें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 के ऊपर। ये सवाल पूछा है ट्रैवल फिरने ने। तो यहाँ पे इनका सवाल है कि द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन डिस्ट्रेस, सो एज द इंडियन इकोनॉमी न्यूज ऑफ कोविड मेडिसिन आर कमिंग बट सीम्स जस्ट टू गिव अ temporary relief for common people to become happy and hopeful, but why market is giving a negative correlation or a perfect correlation with the economy? Really a bubble is created as most of the market expert are saying, or something else? भी देखिए दोस्त, ये जो है ये कंक्लूजन हर किसी का अपना अपना एक अलग कंक्लूजन है। यहाँ पे जो है आपका जो दूसरा पार्ट है सवाल का वो ये कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट अनदर मूव अपसाइड और डाउनसाइड। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड मोर डीपली अबाउट योर ट्वीट ऑफ बैंक निफ्टी 10,000। भाई यहाँ पे आपके 3 सवाल हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है उसके अंदर मैं आपको केवल एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस वो आपस में सिंक होती है। इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 12,000 के आसपास भी मैंने सचेत किया था। जब भी इनके बीच में जो है डाइवर्जेंस हो जाती है वहाँ पे एक को अपने आप को करेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन है हर किसी का अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है कि क्या हम एक बड़ा अपसाइड या डाउन साइड पे मूव
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एक बड़ा मूव आएगा ज़रूर, लेकिन उसके टाइमिंग किसी को सच नहीं पता होता। हमें यहाँ पे केवल संकेत मिलते हैं। 12,000 के आसपास भी मार्केट जो है 5 महीने तक कंसोलिडेट होती रही। हमें संकेत मिल रहे थे एक डाउन मूव के, जिनकी चर्चा हम करते रहे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग कोई भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो आपका सवाल है बैंक निफ्टी 10,000, तो ये मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए थे। आप वो लाइव स्ट्रीमिंग जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब 6 नंबर का सवाल है, ये पूछा है LM पंत जी ने। इनका सवाल है, व्हेनेवर आई एम इन प्रॉफिट आई एग्जिट अर्ली, बट इन केस ऑफ लॉस आई ऑलवेज वेट फॉर रिवर्सल, इसलिए सारा प्रॉफिट एक दिन में ख़त्म हो जाता है, इसका क्या सोल्यूशन है? सर ये आपकी समस्या नहीं है, बहुत सारे रिटेल निवेशकों की समस्या है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब भी आप एनालिसिस करते हैं वहाँ पे हमेशा आपको उस एनालिसिस के ऊपर एग्जिट पॉइंट दिखाई देता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की सहायता ले रहा हूँ, तो मैं सपोर्ट पे एंट्री की, तो मुझे आगे रेजिस्टेंस पॉइंट भी पता है, तो वो जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो मेरा टारगेट हो जाएगा। तो वो आपका टारगेट है, वहाँ पे आप निकल जाइए। यहाँ पे होता क्या है कि ग्रीड एंड फियर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें डर होता है कि कहीं हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में ना बदल जाए, इसलिए हम जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन आप अपने एनालिसिस पे विश्वास रखिए। अगर आपका एनालिसिस पक्का है, मजबूत है, आपने ठीक से एनालिसिस किया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप एक टारगेट के साथ एंट्री लीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपका एक शॉर्ट टर्म व्यू है, तो वहाँ पे आप एक परसेंटेज ऑन एन एवरेज फिक्स कर लीजिए। जैसे मैं अपनी स्विंग ट्रेड्स के बारे में आपको बताता हूँ कि मेरा एक फिक्स टारगेट होता है 20 या 25%, और मैं वहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करता और मैं वहाँ पे समय पे निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई रूल बनाना पड़ेगा। अगर आपका कोई रूल नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये जो दिक्कत है ये हमेशा बनी रहेगी, और वहाँ पे आप एक ही, जिसको कह लीजिए ट्रेड के अंदर, अपना सारा प्रॉफिट लूज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 7 है मानस नायक जी का। इनका सवाल है, 2 डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड विद डिफरेंट वॉल्यूम्स, हाउ इट इज पॉसिबल दैट शेयर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक रिमेन्स सेम इन बोथ BSE एंड निफ्टी? भाई देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। अगर यहाँ पे BSE, सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस में जो है डिफरेंस आ जाए, तो जो लोग इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, पहली चीज़ वही लोग जो है इंश्योर करते हैं कि इन दोनों का प्राइस जो है बिल्कुल एक समान या बिल्कुल आसपास या बिल्कुल नज़दीक हो। तो दोस्तों जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वही इंश्योर करती हैं कि इस प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मान लीजिए यहाँ पे दोनों के प्राइस के बीच में एक 3 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो गया, और मैंने यहाँ पे 1000 की क्वांटिटी बाय कर ली उस एक्सचेंज पे जहाँ के प्राइस कम है, और यही 1000 क्वांटिटी उस एक्सचेंज पे सेल कर दी जहाँ पे प्राइस हाई है। तो टेक्निकली क्या हुआ कि मैंने 3 रुपए का जो प्रॉफिट है वो लॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब मेरा 3 रुपए का प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से लॉक हो गया, मुझे यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। तो आर्बिट्राज के बारे में आप पढ़िए, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी लोग काम करते रहते हैं मार्केट में। वो लोग इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे दोनों एक्सचेंज के अंदर प्राइस जो है वो हमेशा नज़दीक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 8 है, DIIs एंड FIIs आर करंटली अगेंस्ट ईच अदर एज पर कैश सेगमेंट बाइंग सेलिंग, एनालिसिस बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हेन ईच डे सम ऑफ देम बाइज एंड सेल्स व्हाइल इन डेरिवेटिव बाइंग इज नॉट being done largely, how do we conclude what is happening? भाई देखिए दोस्तों, ये जो FII और DII हैं, ये अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि नॉर्मली इनकी पोजीशंस अलग अलग होती है। एक बाय कर रहा होता है, दूसरा सेल कर रहा होता है। नॉर्मली मार्केट में ट्रेंड तभी बनता है जब दोनों का एक ही व्यू हो जाए मार्केट के प्रति, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि डेरिवेटिव्स के अंदर जो है कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, और यहाँ पे FIIs जो हैं वो मार्केट से इस समय एब्सेंट हैं एक तरीके से। तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम्स कम हो जाएँ, टर्नओवर कम हो जाए, तो वहाँ पे एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें वहाँ पे कुछ ऐसा सही कंक्लूजन नहीं मिलता कि मार्केट जो है वो किस दिशा में जा सकती है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम हो और मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप इसका मतलब जानते ही हैं कि यहाँ पे क्या होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है मयंक अग्रवाल जी का। तो इनका सवाल है,
How to resist from investing in this very tempting market scenario? Also, sir, many retail investors had squared off their portfolio and started trading in options and losing money hugely. Observed it from comments on different social media platform. If you can share your experience on how to survive in this condition. देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी अपनी ग्रीड और फियर को कंट्रोल करेगा केवल वही सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो स्मार्ट मनी है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो यहाँ पे उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि रिटेल निवेशक को पीक के आसपास बाय कराया जाए और बॉटम के आसपास सेल करवाया जाए। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे 12,000 के आसपास मार्केट था, हर कोई बुलिश था मार्केट के प्रति, ऐसा कोई भी आपको व्यक्ति शायद नहीं दिखेगा, मतलब मैं तो था ही बियरिश, लेकिन हो सकता है कुछ और लोग भी हों, लेकिन मोस्टली मतलब हर कोई यहाँ पे बुलिश था। तो यहाँ पे बाइंग कराई जा रही थी, 15,000 के टारगेट्स दिए जा रहे थे, 20,000 के टारगेट दिए जा रहे थे। तो ये जो है एक ट्रैप था, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, जिसके बारे में हम पहले वाले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। फिर मार्केट आई 7,500 के ऊपर और यहाँ पे जिन लोगों ने 12,000 के आसपास बाय किया उनमें से बहुत सारे लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। अब दोस्तों, इतने बड़े फॉल के बाद काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक पोर्टफोलियो, लगभग ऑन एन एवरेज 40% नीचे चले गए। अब दोस्तों, इन लोगों को वापस कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाए? इनको वापस कॉन्फिडेंस में तभी लिया जा सकता है जब मार्केट ऊपर की तरफ आए। अब यहाँ पे अगर किसी बड़े प्लेयर को सेल करना है, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बिल्कुल जो है या 12,000 से सीधी बहुत ज़्यादा नीचे 4-5 हज़ार या उससे नीचे कहीं और, मतलब जहाँ मार्केट को जाना है, मैं कोई उसका कंक्लूजन नहीं दे रहा, जो भी मार्केट का एक लॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर से जो है अपना माल अगर इनका पूरा नहीं निकला अभी तक, अब क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स हैं, इनको एक बड़ा अमाउंट जो है वो बाय करना है, सेल करना होता है। तो अब वो क्या करते हैं कि इतने बड़े लॉस में तो वो बेचेंगे नहीं, तो दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, एक स्पेकुलेटिव मूव आता है। यहाँ पे रिटेल निवेशकों का कॉन्फिडेंस जो है वो 9,500 10,000 के आसपास बनना शुरू होगा। तो जब वो बाय करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे फिर उनको एक धोखा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि ये बहुत टेम्पटिंग लगता है कि हमारी रैली छूट गई, लेकिन ये रैली आपको ये देखना है कि आपके डेटा पॉइंट्स क्या हैं, क्या आपकी सही में रैली छूट गई या आपको सिर्फ लग रहा है कि हमारी रैली छूट गई। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि काफ़ी सारे रिटेल निवेशक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी ट्विटर पे भी बताया था कि यहाँ जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको मार्केट सक करती है। तो यहाँ ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है, ये जो आपके 30 लाख न्यू अकाउंट्स खुले हैं, जो बहुत सारा पैसा मार्केट में लेके आए हैं लोग, उस लिक्विडिटी को सक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे 10वें नंबर का सवाल है कि शुभम खत्री जी द्वारा पूछा गया है, विच थीम्स विल बी फ्यूचरिस्टिक फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट बुल रन लाइक वी हैड फाइनेंशियल एंड FMCG लीडर्स इन प्रीवियस रन। देखिए दोस्तों, इसका पता जो है आप 2 तरीकों से लगा सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आपको इकोनॉमी की साइकिल के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ कि साइकिल के कौन से फेज में कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स चलते हैं। दूसरा दोस्तों, आप ये देखिए कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है किसी पर्टिकुलर सेक्टर का निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के अंदर, वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कुछ समय पहले जो है फाइनेंशियल सेक्टर का काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना शुरू हुआ, इसका मतलब वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको जो भी सेक्टर है वो जिस भी इंडेक्स के अंदर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कि उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इस समय फाइनेंशियल का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये सेक्टर नहीं चलेगा अभी कुछ समय तक। तो आपको ये देखना जरूरी है किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है। उसी की सहायता से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। और दूसरा जो है साइक्लिक जो प्रोसेस होती है इकोनॉमी की, उसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है अजय सिंह जी का। इन्होंने सवाल पूछा है कि कैन आई क्विट माई जॉब टू स्टार्ट फुल टाइम ट्रेडिंग? आई एम करंटली अर्निंग 60K पर मंथ इन माई जॉब, कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग इफ आई एम पैशनेट अबाउट इट? तो दोस्त, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं किसी को भी सलाह नहीं देता कि आप अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू करें। जब तक आप इसके अंदर कंसिस्टेंटली जॉब के अंदर रह के 1 साल तक
कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमाते अपनी सैलरी से ज़्यादा। हो सकता है आपको ये जो है ये बहुत बड़ा टास्क लगे, लेकिन मैंने अपनी जो फुल टाइम जॉब है मैंने तभी छोड़ी थी जब मैं 1 साल तक कंसिस्टेंटली अपनी सैलरी से ज़्यादा प्रॉफिट जो है स्टॉक मार्केट में कमा रहा था। नहीं तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ें। अब दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है इंट्राडे प्लैनेट का। इन्होंने पूछा है मार्केट में जो भी 30 लाख नए अकाउंट ओपन हो गए हैं, क्या इस अपमूव में उनका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट रोल कर गया है क्या? जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इसके बारे में मैंने आपको कई बार सचेत भी किया है कि जो 30 लाख नए लोग आए हैं, काफ़ी सारा पैसा लेके आए हैं, इनकी काफ़ी सारी सेविंग्स हैं। तो ये जो लोग हैं ये बहुत सारी लिक्विडिटी के साथ मार्केट में आए हैं और इनको जो है बेवकूफ़ बनाने का काम भी चल रहा है मार्केट के अंदर। तो इनका भी एक अच्छा खासा रोल है। यहाँ पे जो समझदार निवेशक हैं, सीरियस लर्नर या सीरियस निवेशक हैं, उनको इस मूव के बारे में पता है। लेकिन जो लोग नए आए हैं उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो जो आपने यहाँ पे बात लिखी है मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। दोस्तों यहाँ पे 13वें नंबर का सवाल है कि प्लीज टेल अस अबाउट मिसलीडिंग डेरिवेटिव सिग्नल विच वी मस्ट नीड टू नो इफ एनी। तो ये सवाल जो है ये दिव्यांक जोशी जी का है, बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्त इसका मेरा जवाब यही है कि डेरिवेटिव्स कभी भी मिसलीडिंग सिग्नल नहीं देता। ये जो हम जिसको समझते हैं कि ये मिसलीडिंग सिग्नल है, एक्चुअली वो हमारी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है या हम उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। जैसे कि इस वेडनेसडे को मैंने एक ट्वीट किया था कि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो प्रीमियम मीटिंग डे वाला जो मेरा एनालिसिस था वो उस दिन फेल हो गया, लेकिन मैंने उसको काफ़ी बारीकी से स्टडी किया। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो प्रीमियम हीटिंग डे है वो वेडनेसडे से शिफ्ट करके जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ट्यूसडे को कर दिया। तो मैं इस डेटा पॉइंट को मिस कर गया। तो ये मेरी गलती थी, मेरी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा और मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। तो मुझे लगता है कि डेरिवेटिव्स कभी भी मिसलीडिंग सिग्नल नहीं देते, केवल हम यहाँ पे उनको गलत तरीके से एनालाइज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 14वें नंबर का सवाल है जय चौहान जी का। इन्होंने पूछा है कि इन रीसेंट क्रैश FII हैड शॉर्टेड 2 लाख फ्यूचर्स बिफोर फॉल, कैन वी एक्सपेक्ट अगेन सच ह्यूज शॉर्ट पोजीशन विल बी बिल्ट बिफोर सेकंड क्रैश? भैया एक अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सिलेबस सेम रहता है लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर अलग अलग सवाल आते हैं। तो यहाँ पे जब ये 2 लाख पोजीशंस बन रही थी, जब मार्केट 12,000 के आसपास थी, मैंने बहुत बार सचेत किया कि ये 2 लाख पोजीशंस बन रही हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सबको पता है जब मार्केट क्रैश होगी, अब सबको पता है कि हमें ये डेटा देखना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे FIIs सेम आपको सिग्नल देंगे? जी नहीं, इस बार सिग्नल कहीं और से आएगा जिसके ऊपर किसी का भी शायद ध्यान नहीं होगा। तो हमेशा सिलेबस सेम रहता है और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग आते हैं। दोस्तों यहाँ पे 15वें नंबर का सवाल है, ये पूछा गया है माला RG के द्वारा। तो इन्होंने पूछा है एज एन ऑप्शन राइटर लेट से आई एम इन प्रॉफिट एंड द पोजीशन इज अबाउट टू बी डाई वर्थलेस 1 minute बिफोर एक्सपायरी इफ इट इज ट्रेडिंग एट 5 पैसा, डू आई स्टिल नीड टू स्क्वायर ऑफ और कैन आई लेट इट to die worthless? Reason, I would like to avoid the transaction charge when you are forced to buy the option. Let's say I forgot to buy the option, what happens to my contract and if there is any penalty imposed by exchange? भैया काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं यहाँ पे आपका इसका जवाब जो है केवल ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, लेकिन ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो उसके लिए अलग तरीका होता है, अलग रूल्स होते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये सवाल काफ़ी लोगों का होता है। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, जब भी आपने जो ये सवाल पूछा ट्रांजैक्शन चार्ज, तो ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ पे मैं पहले आपको STT के बारे में बताना चाहूँगा। STT जो एप्लीकेबल होता है वो केवल सेलिंग पे होता है, जब आप राइट करते हैं। तो जब आपने ऑप्शन राइट की हुई है, जैसे आपने यहाँ मेंशन किया, तो आप ऑलरेडी STT पे कर चुके हैं। तो इसलिए जो
आपकी एसटीटी तो एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन आपने जो उसका प्रीमियम है, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर आप वहां पे बाय नहीं करते, अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करते, जो आपका प्रॉफिट है वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो वहां पे वो जो ऑप्शन है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, यहाँ पे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जो है निश्चिंत होकर रह सकते हैं। आपने ऑलरेडी जब ऑप्शन राइट करी वहाँ पे ऑलरेडी एसटीटी पे कर दिया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो भी प्रीमियम है वो आपका प्रॉफिट है, वो आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, इसलिए आपको परेशान या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला सवाल है वो पूछा है रमन भारद्वाज जी ने। इन्होंने पूछा है सर, हाउ टू अवॉइड एनालिसिस पैरालिसिस। भाई ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हम एनालिसिस पैरालिसिस को कैसे अवॉइड करें। भाई देखिए क्या होता है कि मार्केट अलग अलग फेज़ के अंदर होती है। यहाँ पे देखने पे प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मार्केट के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारा एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको काफ़ी बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ, मार्केट जब बुल फेज़ में होती है, बियर फेज में होती है, कम वॉलेटाइल होती है, ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, रेंज बाउंड होती है, हर एक परिस्थिति के लिए कुछ एनालिसिस होता है जो हमें करना ज़रूरी होता है। तो हमें यहाँ पे जैसे कि हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे हमारी जो हर एक बुक होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बुक जो है ये किस सब्जेक्ट की है। तो जैसे हमारे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स थे जैसे, तो वहाँ इंग्लिश की एक अलग बुक होती थी, हिंदी की एक अलग बुक होती थी, मैथ्स की अलग बुक होती थी। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो इन सब्जेक्ट्स की तरह है। मार्केट के अंदर हर समय मार्केट एक किसी फेज में होती है या एक किसी पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर काम कर रही होती है। अगर आपको उसी परिस्थिति का नहीं पता, अब आपको यही नहीं पता कि मुझे किताब कौन सी उठानी है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया कौन सी किताब मुझे निकालनी है। मुझे समझ ही नहीं आएगा कि इंग्लिश की निकालनी है, हिंदी की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, किसकी किताब निकालनी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी किताब खोलनी है। जब आपको ये पता है कि कौन सी किताब खोलनी है तो आपको ये एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब मार्केट स्पेकुलेटिव मूव के अंदर होती है तब आपको कौन सा एनालिसिस करना है। तो ये सारा कौन सा एनालिसिस कब करना है ये आप जब तक मार्केट की एक पूरी साइकिल नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे एनालिसिस पैरालिसिस को अवॉइड करने के कई तरीके होते हैं। पहला तो यही तरीका कि आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये होता है दोस्तों कि आप अपना जो है एक सेटअप बना लीजिए, या जो भी आपके मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम है केवल उन्हीं के ऊपर एनालाइज करिए। अदरवाइज आप जो है इस भूल भुलैया के अंदर जो है खो जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इस समय कौन सा एनालिसिस काम करेगा। अगर आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो प्राइस एक्शन कभी भी रेंज बाउंड मार्केट के अंदर इतना अच्छा काम नहीं करता। तो अगर आप प्राइस एक्शन एनालिसिस कर रहे हैं रेंज बाउंड मार्केट में तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको नुकसान होगा। अगला सवाल है अंबुज श्रीवास्तवा जी का, हाउ टू प्रिडिक्ट ट्रेंड इन वॉलेटाइल मार्केट्स। पहली चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप केवल एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर वॉलेटाइल मार्केट है आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन इस समय मार्केट को ड्राइव कर रहा है, चाहे वो बुल्स हैं या बियर्स हैं। तो सिर्फ सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि इस समय मार्केट को कौन चला रहा है। तो उसको करने के कई तरीके होते हैं। आप डेरिवेटिव्स के डेटा से भी कर सकते हैं, प्राइस एक्शन पे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेंड को पता लगाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में मैं पर्सनली डेरिवेटिव्स को प्रेफर करता हूं। दोस्तों आज का जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सतीश रेड्डी जी द्वारा पूछा गया है कि व्हाट इज योर व्यू शुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ निफ्टी नाउ। तो दोस्त मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कोई सेंसेशनलिज्म नहीं क्रिएट कर रहा, मैं केवल डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ। और ये जो है ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, डेटा पॉइंट का व्यू है। तो इसलिए इसको मेरा पर्सनल व्यू मत समझिए। और मैं यहाँ पे आपको कोई सजेशन या सलाह नहीं दे रहा कि यहाँ पे मैं इस सवाल का जो भी जवाब आपको देने जा रहा हूँ आप उसके बेसिस के ऊपर किसी भी तरह का कोई निर्णय लें। तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जब मार्केट 12,000 के आसपास थी तब मैंने
आपको बताया था कि मार्केट की फेयर वैल्यू 9300-9400 के आसपास है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो भी महामारी फैली है उसकी वजह से आपने जो Q4 था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसका एक हफ्ता जो है वो लूज हो गया। जो कॉरपोरेट्स हैं उनको वहाँ पे अर्निंग नहीं आई। तो मेरा यहाँ पे पता करने का जो तरीका होता है वो PEG होता है या अर्निंग पर शेयर होता है। ये चार्ट आप पहले भी देख चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्त यहाँ पे हम लॉजिक के साथ बात करेंगे और मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ये डेटा पॉइंट का व्यू है। डेटा पॉइंट का व्यू गलत भी हो सकता है, तो इसके ऊपर आप जो है जो भी एक्शन लें वो आप सोच समझ के लें और अपना जो है खुद का एनालिसिस करके इसके ऊपर कोई एक्शन ले। तो दोस्तों इस समय जो आपका EPS है निफ्टी 50 का वो 400 के आसपास इस समय जो है आपको दिखाई दे रहा है अपने चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस समय जो निफ्टी 50 है या जो स्टॉक मार्केट है उसकी फेयर वैल्यू क्या हो सकती है, निफ्टी 50 की फेयर वैल्यू क्या हो सकती है, तो दोस्तों उसके लिए हमें अर्निंग का जानना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी स्टॉक है वो परफॉर्म कैसा करेगा, उसकी प्राइस अर्निंग क्या है, उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, वही डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे आप अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो महामारी की वजह से इम्पैक्ट है, Q4 के रिजल्ट में तो केवल एक हफ्ते का इम्पैक्ट है, लेकिन इसका एक मेजर इम्पैक्ट जो है Q1 के रिजल्ट में आएगा। और यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट है ये अभी आगे भी चलेगा क्योंकि अभी महामारी खत्म नहीं हुई। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों उनका ये मानना है कि अर्निंग्स के ऊपर 30 से 40% का जो है दबाव आ सकता है या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर मान लीजिए अर्निंग के ऊपर एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 30 से 40% का अगर दबाव आता है, 400 जो है अभी अर्निंग पर शेयर है, तो ये जो अर्निंग पर शेयर है ये 240 से 260 270 के आसपास रह जाएगी। तो अगर अर्निंग पर शेयर 240 270 रह जाती है तो उस समय निफ्टी किस वैल्यू पे होना चाहिए। तो दोस्तों हर कोई अपने तरीके से निकालता है, लेकिन मैं हमेशा डेटा पॉइंट्स में यकीन रखता हूँ और मेरा ये मानना है कि हमेशा डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 240 250 से 270 की रेंज है, ये रेंज हमें 2011-2012 में देखने को मिली थी जब अर्निंग पर शेयर जो है निफ्टी की इसी रेंज के अंदर थी। तो उस समय निफ्टी की क्या वैल्यू थी वो हम फेयर वैल्यू मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2011-12 में निफ्टी जो है वो 5500 से 6000 के बीच में ट्रेड कर रहा था। मतलब यहाँ पे आप बॉटम और टॉप को मत देखिए, उसको थोड़ा सा एवरेज आउट कर दीजिए, तो 5500 से 6000 के बीच में ट्रेड कर रहा था। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो है वो इस समय निफ्टी का टारगेट 6000 बता रहे हैं। तो उनकी कैलकुलेशन के पीछे यही कारण है कि अर्निंग पर शेयर के अंदर 30 से 40% की जो है कमी आ सकती है, कटौती हो सकती है, और उसके अंदर इतना कट आएगा उसके बेसिस के ऊपर निफ्टी को 6000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे जीडीपी और मार्केट के बीच में जो डाइवर्जेंस है उसके बेसिस के ऊपर भी लगभग इसी रेंज के अंदर जो है निफ्टी की वैल्यू दिखाई दे रही है। तो जो लोग आपको 6000 का टारगेट दे रहे हैं बेसिकली वो आपका ईपीएस के बेसिस के ऊपर या जीडीपी के जो एस्टिमेट्स हैं उसके बेसिस के ऊपर, और इसी तरीके से कई और तरीके होते हैं जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पीजी होता है, तो हम इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो सभी तरीकों के बेसिस के ऊपर लगभग जो एक फेयर वैल्यू आती है वो 6000 के आसपास आती है, लेकिन मार्केट हमेशा इरेशनल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 6000 आएगा मार्केट के अंदर। मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि 6000 आएगा, लेकिन डेटा पॉइंट्स आपको जो बता रहे हैं, डेटा पॉइंट्स जो सजेस्ट कर रहे हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप पीपीएस ले लें, आप जीडीपी ले लें, आप पीईजी ले लें या कई और तरीके जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर 6000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये मार्केट की फेयर वैल्यू होगी। तो फेयर वैल्यू जो है वो सेंटीमेंट्स के ऊपर नहीं डिसाइड की जाती। सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कह सकते हैं कि निफ्टी अगले महीने 20,000 जा सकता है, 15,000 जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमेंट के बेसिस के ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन
फेयर वैल्यू जो है वो हमेशा किसी डेटा पॉइंट, किसी लॉजिक या जिस बेसिस के ऊपर मार्केट चलती है उसके बेसिस पे निकाला जाता है और उसके हिसाब से 6000 का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेटा पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के Q&A में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए Q&A वीडियो में आपके नए सवालों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।